हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज जैसा कि पीछे आप लोग को दिख रहा है, आव्यूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे आपके एग्जामिनेशन में जितना प्रश्न आने वाले हैं वो सब करा लिए। बस आपको करना क्या है बाबू, जितने प्रश्न हम करा रहे हैं इस टाइप के 2-4 और बढ़ा के, और ये सारे प्रश्नों को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, जितनी बार में दिमाग में बैठ जाए उतनी बार तक रिवीजन करना एग्जाम से पहले, ठीक है। और उसके बाद तो ये सब क्वेश्चन छूटने वाले हैं ही नहीं, 100% गारंटी के साथ नहीं छूटेंगे ये सारे प्रश्न। क्लियर? बस आपको रिवीजन पे रिवीजन करते जाना है ना। जैसा कि हम ये सारे, अगर हमारे पुराने वीडियो देखोगे तो इसी आव्यूह पर लेकर हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं, है ना। एक बार बढ़ाए हैं, एक बार उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए, अब तीसरी बार हम लेके आए ताकि आपका रिवीजन होता रहे, है ना। बस आप वीडियो देखते रहो, रिवीजन होता जाएगा। और एक कॉपी पेन उठा लो, जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, और उसको बनाते चलो, है ना। साथ ही साथ बनाते चलोगे, जैसा हम बनाएंगे आप भी बनाओगे तो हमसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। चलो, तो अब इसके कुछ प्रश्न है मेरे पास, उससे पहले थोड़ा सा आव्यूह के बारे में फिर से जान ही लेते हैं ना। क्या करते हैं, थोड़ा सा आव्यूह के बारे में, है ना, इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं, है ना। 2 मिनट लगेगा, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आव्यूह होता क्या है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई भी नंबर है, जैसे नंबर छोड़ो, कोई इंसान है, व्यक्ति है ना, जैसे यहाँ राम हो गए और यहाँ श्याम हो गए, ठीक है। राम श्याम, आपको ये सारी बातें तो बहुत अच्छे से जानते हो ना, आव्यूह बना भी चुके हो, लेकिन 2 मिनट लगेगा, क्या दिक्कत है, सुन ही लो, मजा आएगा। राम है और श्याम है ना। राम ने भाई गए बाजार गए, कलम खरीदे और पेंसिल खरीदे, ठीक है। कलम और पेंसिल 2 चीजें खरीदी हैं उन्होंने। अब इसमें ये देखो आव्यूह में कैसे बैठाएंगे। राम ने यदि 5 कलम, ठीक है, 4 पेंसिल खरीदे, है ना। फिर श्याम ने देखा भाई कि वो 5 कलम खरीदा है, ये 7 खरीद लिया, ठीक है। वो 4 पेंसिल खरीदा है, ये 10 खरीद लिया, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना पड़े कि राम के पास 5 कलम है और 4 पेंसिल है, श्याम के पास 7 कलम है और 10 पेंसिल है, ये हम देखो इसको मिटाने के बाद भी बता सकते हैं, और इसको भी मिटाने के बाद भी हम बता सकते हैं कि जो पहला इंसान है, राम, हमको नाम भुला गए, नाम नहीं दिख रहा है, जो पहला इंसान है उसके पास यहाँ जो 5 है, वही दूसरे इंसान के पास यहाँ वो 7 है, समझे। जैसे इसके पास 5 करोड़ है तो इसके पास 7 करोड़ है, बुझे। इसके पास 4 करोड़ है तो इसके पास 10 करोड़ है। क्लियर है ना। तो यही इसी अरेंजमेंट को, संख्याओं के अरेंजमेंट को ठीक उसके ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने की क्रिया आव्यूह कहलाती है। देखो बड़े ब्रैकेट में अगर बंद हो गया तो ये क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, समझे, मैट्रिक्स हो गया। बड़े ब्रैकेट में बंद रहना चाहिए। और एक बात और जानना बाबू, कि मैट्रिक्स ऐसी चीज है जिसमें कोई भी चीज नया नहीं होता। आप जो 12th में पढ़ोगे वही जाके आप बीएससी में भी पढ़ोगे, और वही जाके एमएससी में भी पढ़ोगे, वही जाके आप नेट गेट कोई भी अगर क्वालिफाई करना चाहो, एयरफोर्स एग्जामिनेशन, आप लोग के लिए तो एयरफोर्स एनडीए ही होगा इस समय, तो उसमें भी देखोगे तो इसका लेवल एक ही रहता है, जो 12 से स्टार्ट होता है, और जहां तक पढ़ोगे बूढ़े होते होते वही रहता है। तो हमें ये बताने का फायदा क्या है कि अगर मैट्रिक्स अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके सारे नॉलेज अगर आप लोग जान लेते हो, है ना, तो ये बहुत अच्छा नंबर उठाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि बेसिक देता है। और सारी चीज भी पढ़ोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री आगे चल के अगले ही साल आपको अगर बीएससी करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हाई लेवल हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत हाई लेवल हो जाता है, पूरी बुक बन जाती है। तो इसीलिए क्या करना है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आसान टॉपिक है, मतलब जो आसान होता है उसको जल्दी तोड़ सकते हैं, इसलिए इसको तोड़ना और इसमें नंबर उठाना बड़ा आसान होता है। चलो भी, अब आव्यूह के बारे में कई सारे प्रकार होते हैं, है ना, चर्चा कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे, नहीं भी करते हैं, ऐसे बस जान लो। आव्यूह के बारे में क्या जानते हैं भाई, एक रिक्त होता है, रिक्त आव्यूह, है ना, एक स्तंभ आव्यूह, एक पंक्ति आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह, सब जानते हैं आप सभी, है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको रिफ्रेश करना है कि रिक्त आव्यूह जिसमें कोई भी ना हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, पंक्तियां ढेर सारी हो सकती हैं, पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ ढेर सारे हो सकते हैं, है ना। ये क्या बोले थे, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसमें क्या भी जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, वर्ग आव्यूह, मतलब आई बराबर जे हो जाए, ठीक है, बात समझे, आई इज इक्वल टू जे हो जाए, आई क्या है स्तंभ, जे क्या है पंक्ति। और उसके बाद से यहाँ क्या लिखे थे, विकर्ण, देखो बिंदी से ही समझना है। अगर आपको भी मेरे इस
इस बिंदी से याद आ जा रहा है कि हम क्या लिखे हो सकते हैं, तो समझ लो कि अवयव आपका तैयार है। ये बिंदी हम क्या लिए थे, वर्ग के लिए, वर्ग अवयव, ठीक है। ये किसके लिए लिए थे, पंक्ति अवयव, है ना। बस माइंड में चलाते रहना है, कॉपी पेन अभी एकदम बंद रखो, बोलने की जरूरत नहीं है। अभी बस सुनते रहो, कथा सुनते रहो, हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विकर्ण अवयव, भाई विकर्ण अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें केवल और केवल विकर्ण हो, डायगोनल्स हो, ऐसा विकर्ण, है ना। इधर के सारे अवयव जीरो हैं, जैसे अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो इधर के अपने सारे अवयव क्या होने चाहिए, जीरो, बस ये विकर्ण दिखना चाहिए। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं क्या भाई, विकर्ण अवयव, है ना। अरे अच्छा, इसके बाद एक बात और बताना था, ठीक है। वो क्या बताना था, कुछ आपको ऐसे अवयव मिलते हैं, ठीक है, अवयव जिसमें आप देखोगे कि ऐसा अवयव है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 1 1 है डायगोनल में, इधर आपका 0 है और इधर समथिंग कुछ भी है आपका, है ना। जैसे A12 है, सॉरी 1 2 है, 1 3 है ना, 2 हो गए, यहाँ पे A23 है, ऐसा है। मतलब यहाँ पे अवयव है, नीचे अवयव नहीं है, क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं अपर सिमेट्री मैट्रिक्स, क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, अपर सिमेट्री मैट्रिक्स। और इसी के साथ साथ एक डायगोनल नीचे भी बनता है, ठीक इसी तरह, उसको बोलते हैं लोअर सिमेट्री मैट्रिक्स, क्लियर है ना। तो यही सारी बातें आपको बस जाननी है ना। और एक बात और, जब पढ़ी रहे तो सब सुन ही लो, है ना, एकदम कथा की तरह सुनना बाबू, क्लियर। ये सारी बातें आप सभी जानते ही हो, और समझ भी लिए क्या होता है। अच्छा अब देखो, आप लोग अवयव के क्वालिटी जाने होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो जान लो कि अवयव का हम लोग परिवर्त निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बाबू, परिवर्त, ठीक है। अवयव का हम लोग परिवर्त निकाल सकते हैं, और इसको हमेशा हम सभी ऐसे डैश से प्रदर्शित करते हैं ना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई अवयव ए है, कोई है ए, अगर इसका आपको क्या निकालना हो, परिवर्त निकालना हो, तो ए का परिवर्त अब लिखेंगे कैसे, तो ए डैश, और बनेगा कैसे, जैसे देखो अगर ए 2x2 का मैट्रिक्स है, कितने का मैट्रिक्स है बाबू, 2x2 का मैट्रिक्स है ना, तो इसमें 100% यहाँ पे A11 होगा, यहाँ पे A12 होगा। देखो पहला स्तंभ पहला पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, है ना, पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तो पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। यहाँ 2 1 है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी चीज को जब इसका परिवर्त लिखते हैं हम लोग, मतलब इसका अगर डैश निकालना हो, इसका डैश, तो बात को समझना बस, जो पंक्ति होता है उसको पलट के स्तंभ कर लेते हैं ना। जैसे कि मान लो ये लाइन है, तो इसको धा के खींच के इधर कर दिए, मतलब ये ऐसे हो जाता है ना। इट मीन्स कि ये जो A11 है, A12 जो ऐसे जा रहा है, वही परिवर्त करते समय ये नीचे आ जाता है, समझे बात को। और ये जो ऐसे जाता है वो स्तंभ में चला जाता है। मतलब सारी पंक्तियां किसी अवयव के अंदर उपस्थित कोई भी अवयव अगर पंक्ति से स्तंभ में परिवर्तित हो जाता है तो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको परिवर्त कहते हैं। ए का क्या कहते हैं, परिवर्त कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बातें जान ली आप सभी। अगर 3x3 का भी मैट्रिक्स हो तो भी यही करेंगे, सारे पंक्ति को स्तंभ बना लेंगे, है ना, और सारे स्तंभ को पंक्ति, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा जब पंक्ति को हम लोग खींच के नीचे लाएंगे। जैसे एक को पकड़ के नीचे खींच के लाए थे तो स्तंभ बन गया कि नहीं बन गया, और इसको पकड़ के उधर खींच के ले गए थे, स्तंभ बन गया कि नहीं, पंक्ति स्तंभ बन गया, क्लियर है। चलो अब देखो ये ए का परिवर्त है, अब इसी ए के परिवर्त पे हम लोग बातें करते हैं सममित अवयव, है ना। कौन सा अवयव, सममित अवयव, इसी को बाबू इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। और ये लगता यहीं पे है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगता कहाँ है ये जानना। सममित अवयव, यदि किसी अवयव का, है ना, डेफिनेशन देखो, यदि किसी अवयव का परिवर्त करने पर, परिवर्त करने पर उसके अवयवों में, डेफिनेशन के साथ याद रखना है ना, उसके अवयवों में क्या हो भाई, कोई परिवर्तन ना हो, है ना, कोई
परिवर्तन न हो तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं भाई? सममित अवयव कहते हैं। बात क्लियर? समझ में आई बात? मतलब कि जैसे मान लो कि हम कोई एक ऐसा अवयव ले लिए, कोई एक ऐसा कैसा कैसा अवयव भाई जो सममित हो। जैसे देखो एक सिंपल सा ले सकते हैं ना, एक बिल्कुल सिंपल सा पकड़ते हैं, जैसे समथिंग मान लो ऐसा हो, यहाँ भी 3 हो और यहाँ पे भी -2 ही हो, ठीक है। एक सिंपल है, ऐसे ही बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन काम कर रहे हैं हम लोग कि ये सममित होगा कि नहीं होगा। जैसे इसका आप ऐसे परिवर्त करोगे, ठीक है, परिवर्त यानी डैश लगाओगे, क्लियर? तो डैश लगाते ही इसके पंक्ति स्तंभ में बदल जाते हैं, मतलब यही जो है वो इधर चला आएगा और कुछ तो बदला होगा नहीं। तो इसकी पंक्ति थी ये, अब ये कैसे हो जाएगी? ऐसे खड़ी, देखो ये तीर का निशान ऐसे हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा -2 3। ये पंक्ति ऐसे पट थी, ये भी इधर खड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 -2। देखो क्या कोई चेंजेस आया इसमें? नहीं आया ना? -2 3 3 -2 -2 3 3 -2। तो अगर ऐसे अवयव लेते हैं जिसका परिवर्तन करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सममित अवयव। अच्छा, इसी में बस एक टॉपिक और आपका बचा है, वो है व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोम। 2 टॉपिक, व्युत्क्रमणीय से ही प्रतिलोम बनता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अब कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं तब लेते हैं ना, क्या कि ज्यादा डोज बढ़ जाएगा तो सब यूं भुला जाएगा। समझ में आया? तो चलो कुछ प्रश्न है, ये देखो पहला प्रश्न, ठीक है। ये सारे समझ लो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्लियर है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब बस इसी को तैयार कर लो। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि खाली इसी को तैयार करके बैठ जाए ना, और भी प्रश्न पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कहते कि यही आएगा, लेकिन हाँ इस टाइप का जरूर आएगा। मैथ में कोई नहीं कह सकता कि कौन सा प्रश्न बोर्ड में आने वाला है, ठीक है, लेकिन हाँ टाइप वैसा ही आने वाला होगा, ये तो कंफर्म है। जैसे यहाँ देखो, हमें a+b निकालना है और a-b निकालना है, यही करना है ना। तो अगर हम a+b निकालना सीख जाए तो दुनिया का कौनो अवयव दिया हो हम a+b निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम इससे a-b अवयव का सीख जाए निकालना तो दुनिया का कुछ अवयव दिया हो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बात पकड़े कि नहीं पकड़े? तो एग्जाम में अगर कौनो भी प्लस माइनस पे क्वेश्चन आता है तो बना लोगे? जब इसको बना लेंगे तब ना बनाएंगे। देखो a अपने पास क्या है? a है 2 4 3 2, है ना? b क्या है भाई अपने पास? 1 3 -2 5 1 3 -2 और 5। अच्छा, अभी हमको करना है a+b। तो सीधी बात है, यदि किसी भी 2 अवयवों को जोड़ा जाता है, क्या समझे? कभी भी 2 अवयवों को जोड़ा जाता है तो उनके सभी संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। कौन से अवयव? संगत अवयव। संगत यानी बाबू कि अगर ये a11 है तो इसका भी b11 ही जुड़ेगा। पकड़े बात को? मतलब वही स्तंभ और वही पंक्ति का अवयव जुड़ेगा जो यहाँ पकड़ रहे हैं और जो यहाँ पकड़ रहे हैं। क्लियर है ना? छोटी बात है लेकिन समझ लो, यहाँ अगर a12 है तो ये जुटेगा हमेशा b12 में, क्योंकि ये b का अवयव है तो यहाँ b लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये है आपका a21 तो ये जुटेगा आपका b21 में। अगर ये है आपका a22 तो ये जुटेगा आपका b22 में। क्लियर है ना? चलो भाई, तो प्लस कर लेते हैं। इसके लिए ब्रैकेट में एक बात और ध्यान देना कि जब हम प्लस करते हैं तो अवयवों का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अवयवों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है तो जब जोड़ेंगे तब भी 2x2 का ही मैट्रिक्स आएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन ये नियम केवल जोड़ और घटाना पे लगता है, गुणा पे भूल के भी मत लगाना, ठीक है? गुणा पे नहीं लगाना है, ट्रिक बताएंगे वैसे करना है। अच्छा, जोड़ लेते हैं भाई। अभी बताइए, ये जुटेगा केवल इससे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, ये जुटेगा केवल इससे, यहाँ हो जाएगा 4 + 3, ये जुटेगा केवल और केवल इसी से 3 - 2 और 2 + 5। भाई ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो 3 आएगा, ये 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 4 3 7 आएगा और 5 2
साथ आएगा। ये अपना हो गया a प्लस बी। नेक्स्ट निकालना है a माइनस बी। निकाल सकते हो a माइनस बी? चलो बता ही देते हैं। वही काम करना है, बस अवयवों का जोड़ घटाना। जो अवयव संगत अवयव ही जुटेंगे और यहाँ संगत अवयव ही घटेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घट गया। 4 माइनस 3, 4 में से 3 घट गया। 3 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो एक और माइनस ले लो, -2 घट गया। आगे देखो 2 में से 5 घट गया। क्लियर? ये अपना कितना आ गया, 2 में से 1 घटा 1, 2 में माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। 4 में 3 घटा 1 और 2 में 5 घटा -3। तो ये आ गया आपका आंसर। और आंसर ये a प्लस बी का आया और ये a माइनस बी का आया, है ना। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा तोप था क्या? चलाने वाला तोप बिल्कुल नहीं था ना, आसान से था, एकदम छुरछुरी था, जला के चला देंगे। बात समझ में? चलो भाई अगला प्रश्न। इसमें आपको एक मल्टीप्लाई, देखो एक प्लस लिए, एक माइनस लिए, अब एक मल्टीप्लाई लिया ना। ज्यादा प्रश्न नहीं ले सकते हैं पूरे चैप्टर में से, बस ढूंढ ढूंढ के वही प्रश्न ले रहे हैं जिस टाइप का आपका एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? चलो a बराबर अपना दिया है भाई, a बराबर है 2 4 3 2। b बराबर है अपना 2, b बराबर क्या है 2 4 3 2 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5, ये है ना। अपन को क्या करना है भाई, b डॉट ए, ये करना है। तो b डॉट ए, डॉट आया तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ एक दो ट्रिक है वो जान लो। अगर कभी भी दो अवयवों का गुणा कर रहा है तो सबसे पहले उसमें जो ऑर्डर है उसको पहचानो कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है। समझ में आई बात? मतलब कि ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, पहले ये जानना है। देखो यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और गुणा करने पर ऑर्डर मैट्रिक्स चेंज होता है, ठीक है। ये बात और याद रखना। ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, क्यों भाई, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अभी देखो मल्टीप्लाई करना है बी को ए से, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इसको बाद में लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है ना, जैसे मर्जी वैसे लिखो, बस सॉल्व करना है, ठीक है। 2 4 और 3 2, ये भी अपन का 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है। सबसे पहले बी डॉट ए का ऑर्डर फाइंड करते हैं, ऑर्डर निकलता है इन दोनों के ऑर्डर से। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, अगर इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का है, चाहे जो भी हो, इसका भी ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का ही है, यहाँ तो फंस गया, मैटर फंस गया। तो आपको बीच वाला खा जाना है। क्या करना है? खा जाना है, घोट जाना है, पी जाना है, जो मर्जी तो कर जाना है, लेकिन जो बचा है उसी को रखना है। तो 2 और 2 खा गए, बचा कौन, ये 2 और 2। इट मीन्स कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% आपका 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो आपका मैट्रिक्स का गुणा गलत है, अगर बन गया तो मैट्रिक्स का गुणा बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर? चलो तो ये आ गया ऑर्डर आपका, पहले ऑर्डर निकालो फिर मल्टीप्लाई। तो वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये जानना। ये देखो मल्टीप्लाई के लिए झरना बहाया जाता है, ऐसे झरना जाता है और जाके गिरता है। तो ये गिरेगा कहाँ, जब इसको नया भाई मिलेगा। ये देखो ये झरना बहेगा आगे और ये गिरेगा यहाँ, ऐसे याद रखना, झरना यहाँ गिरता है। अब ये झरने का जहाँ मूड है, मूड कहाँ है भाई, इस पोजीशन पे, इन चारों में से पहले पोजीशन पे। तो ये जो भी हम काम करेंगे ये पहले पोजीशन पे करेंगे, ठीक है, जहां झरना गिरता है, ठीक है। अब देखो कैसे भी करेंगे, तो नियम है कहता है कि इन सबको आप एक एक करके मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। मतलब कि 1 का 2 से, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, है ना, काम हो गया खत्म। समझ में आई बात? चलो तब निकालते हैं इसे। ठीक है, तो देखो अगर इस 1 का एक एक करके गुणा करेंगे, पहले का पहले से, दूसरे का इधर दूसरे से, झरने पे, है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई करो 2 से और प्लस लगा के इस 3 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 क्रॉस 3। ये हो गया अपना जहां झरना रुका था, जो कंजक्शन था, जंक्शन था वहीं पे। अब दूसरा जंक्शन,
इसी झरने को यहां लगा दिए पहाड़, अब ये गिरा यहां से, ठीक है। दूसरी बार कहां से गिराना है, ठीक उसके अगले घर से, ठीक है, अगले रास्ते से। अब इस पोजीशन पे गिर रहा है, तो जहां पे ब्रेकर आया है मतलब जंक्शन आया है उसी पोजीशन पे आपको लिखना है, लेकिन इन दोनों का इन दोनों से मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद, है ना। इसका मतलब 1 का 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, काम हो गया। ये अपना ये जंक्शन हो गया, मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। अब देखो दूसरा झरना, इसका काम खत्म, दोनों से झरना बह गया दोनों रास्ते से। अब ये झरना उसी तरह दोनों रास्ते से बहेगा, एक बार ये जाएगा इससे बहेगा, एक बार ये जाएगा इससे बहेगा। इस बार आपका जंक्शन बनेगा यहां पे, ठीक है। तो अब देखो -2 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 का 3 से मल्टीप्लाई, क्लियर। आगे देखते हैं, -2 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस 5 का 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया कि नहीं भाई। ये पूरा झरना इसके साथ बह गया, बहुत ज्यादा गज्जम गिज्जी तो नहीं हो गया, चलो ठीक, समझ में आई बात। छोटा सा था, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, ये तो आसानी से बना लोगे। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 6 4 अपना 10, 2 दूना -4, 5 तिया 15, 15 में से -4 घटा आ गया -11, 4 दूना -8, 5 दूना 10, ये घट गया अपना हो गया 2, पॉजिटिव 2 आया क्योंकि 10 बड़ा है, इसमें भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, ठीक है। ये अपन का हो गया क्या भाई, आंसर। कोई डाउट बाबू? देखना हम जो ये बता रहे थे इसको समझना। अगर मान लो कि आपको कहीं पे इधर मिल गया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक, उसके बाद आपका हमेशा, अच्छा एक बात और देखो भूल गए बताना, यहाँ पे अगर आपको 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स या फिर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स नहीं मिलता है तो समझ लो कि उसका गुणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा नहीं समझे बात को, ये देखो, दो अवयवों का गुणा तभी होगा जब इसका ये वाला मतलब आगे वाला, पीछे वाला, आगे वाला नहीं पीछे वाला, जब इस अवयव के पीछे वाला और अगले अवयव के आगे वाला सेम ना हो। ये दोनों अगर सेम होंगे तभी दो अवयवों का गुणा करना, अगर सेम नहीं होंगे तो भूल के भी गुणा मत करना, डायरेक्ट लिख देना कि गुणन नहीं हो सकता। बात समझे? मतलब कि हमें क्या चाहिए कि दो अवयवों का अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो इसका ये बोल सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, पंक्ति ना, ये पंक्ति होता है, जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति, जो बाद में लिखा होता है वो स्तंभ। इसमें भी जो पहले लिखेगा वो पंक्ति और जो बाद में लिखेगा वो स्तंभ, ठीक है। तो देखो पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। तो अच्छा अगर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा सेम हो गया, यहाँ 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था और यहाँ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तब जरा ये बताओ कि जब प्रोडक्ट आएगा तो वो कितने का मैट्रिक्स होगा, जानते हो? 2 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, 2 क्रॉस 3, यहाँ 100% 2 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा, क्लियर है ना। अब इसमें अंदर क्या मिलता है वो इन दोनों के अंदर वाले पे डिपेंड करता है, बस हमें ऑर्डर फाइंड हो गया, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, केवल 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होनी चाहिए, क्लियर, तभी जाके हमारा आंसर सही होगा। अच्छा अगर वही ऐसे 2 अवयव हो गए, इसमें आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ एक अवयव दूसरा हो गया, इसमें 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, ये आपका पहला अवयव है, ये आपका दूसरा अवयव है, तो इसके 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर है, इसमें 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो क्या बताओ मल्टीप्लाई होगा? कभी नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता, इसलिए भूल के भी इसमें समय वेस्ट मत करना, कभी कभी घुमाने के लिए क्वेश्चन दे देता है, ऐसे प्रश्न ही देगा कि वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो अगर बच्चे को ऑर्डर के बारे में नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करने में जूझा रहेगा और बहुत ज्यादा समय वेस्ट करेगा, क्लियर है ना। तो समय को बचाना है, चालाकी दिखाना है, क्लियर, बात समझ में? अगर ऑर्डर इसका स्तंभ इसकी पंक्ति सेम हुआ तभी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना, ये भी प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस का है, ठीक है। चलो भाई देखो क्या कहना चाह रहा है ये, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बार दिया है x प्लस वाई बराबर अपना है 2 1 1 2,
क्लियर। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर कितना है भाई, 1 2 2 1, फिर से वही क्या, अच्छा 1 2 2 1, क्लियर। अभी देखो ध्यान से, ये x प्लस वाई, ये 2x माइनस वाई, ऐसा क्या करें, दो गो भूत है कि नहीं। बाबू जब समीकरण में दो गो भूत हो तो एक गो भूत को छुपा देना चाहिए, इक्के से डराना चाहिए। फिल्म में अगर दो भूत आते हैं तो फिल्म फ्लॉप हो जाता है, समझे। आप देखो, जब भी दो समीकरण, दो दो अननोन वैल्यू दिखे, दो दो वेरिएबल दिखे, तो एक वेरिएबल को पहले हटाओ, बात समझे, एक वेरिएबल को चुपचाप हटा दो। हटेगा कैसे, यहाँ देखो प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, यदि इन्हीं दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब कि हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कैसे, दो समीकरण बना के लिख लो, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। और एक बात और ध्यान देना, ये प्रश्न आपका 1 2 3 4 5 6 साल तक पूछा है लगातार, है ना, 18 17 16 14 12 8 6, ऐसे लगातार 6 बार पूछा ये प्रश्न, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। तो वही बात बोले, अगर दो भूत हो तो पिक्चर फ्लॉप, एक भूत हो तो पिक्चर हिट, वही काम करना है भाई कि इसको एक हटा दो, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर, अब जोड़ते हैं, इधर जुटेगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये भी आके इसी में जुट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में ये दोनों आव्यूह जुड़ जाएंगे, है ना, 2 1 1 2, और इसमें जुटेगा आपका 1 2 2 1, क्लियर। पेन बदलते हैं ना, चलो y से देखो भूत गया, x प्लस 2x हो गया अपना 3x, है ना। इधर बात करते हैं तो फिर वही बात, प्लस है तो संगत अवयव ही जुटेंगे, 1 1 1 1 से 2 2 2 2, सॉरी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव से जुटेगा, तो 2 का 1 में ऐड होगा 2 प्लस 1, यहाँ 1 का 2 में ऐड होगा 2 प्लस 1, यहाँ भी 1 का 2 में ऐड होगा, और यहाँ भी 2 का 1 में ऐड होगा, समझे बात को। यहाँ से देखो तो 3x की वैल्यू अपनी आ गई 3 3 3 3। अच्छा, किसी भी अवयव में यदि सभी के सभी अवयव समान हो उसको कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, कॉमन ले सकते हैं ना। तो 3x इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 1 1 1 1, 3 से 3 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 1 1 1 1, आया कि नहीं आया, x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, बस x का निकालना है, काम खत्म, मतलब यहीं पे आंसर, समझे। चलो, और ये आपको नंबर देगा 1 नंबर, है ना, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आगे प्रश्न देखते हैं, बना लोगे ना इसे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट है कि ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करना है और चेक करना है क्या दोनों इक्वल भी है क्या, उससे एक तो प्रूफ भी मिल जाएगा, है ना। अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है तो ये क्या दिखाता है भाई कि क्रम बदलने पर अगर समान होते हैं तो उसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और अगर नहीं समान होते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, बात समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वही काम उसमें हो जाएगा, इसे मिटाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, इसमें ए दिया है बी दिया है ना, तो ए का मान अपना दिया है क्या 0, दोनों 0 है, 0 0 माइनस 1 2, और बी की वैल्यू कितनी दी है भाई, बी की वैल्यू दी है 3 5 0 0, तो बड़ा आसान है। ये प्रश्न पूछा कितनी बार गया है, कहाँ से आया, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2018 और 2017 दोनों में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए इसको भी हल्के में नहीं लेना है। दो नंबर में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है अति लघु में। हमें निकालना है ए बी और दूसरी बार निकालना है बी ए, तो जब भी मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले ऑर्डर क्लियर करो कि सही है कि नहीं है। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, अगर यहाँ 2 है तो इसको पहले 2 होना चाहिए, और ये है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कॉमन निकल गया, कट गया,
बचा क्या, 2 और 2। अगर ए बी चाहिए तो ये 2 और 2, मतलब हमें जो अवयव मिलेगा वो 2 और क्रॉस 2 का ही मिलना चाहिए। अच्छा बी ए करते हैं, तो बी ए करते समय ये पकड़ेंगे, देखो ये कॉमन और इसका पहला कॉमन कट गया, सेम था कट गया, बचा क्या, ये 2 और 2, मतलब बी ए भी अपना 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स निकलेगा। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है और बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपको क्या करना है ना, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 2 क्रॉस 2 समझ में आ गया, बस ऐसे झरना गिराना है, ये झरना इधर गिरेगा, फिर ये झरना इस पे गिरेगा, ये झरना फिर इधर और ये इधर। ए बी में, बी ए में करना है तो एक उधर उठा के फेंक दो, अब बी ए हो जाएगा, फिर चेक करना क्या दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। चलो अगला, हाँ ये देखो, ये मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है और ये आपको कितने नंबर में दे सकता है, ये भी 2 नंबर में आपको दे सकता है प्रश्न। ठीक है, कैसे निकालना है वो देखते हैं। एक्स का मान निकालना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू, चलो भाई, तो यहाँ पे अपना दिया है एक्स, आगे क्या दिया है -5 और -1, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करने के लिए ही दिया है 1 0 2, और फिर क्या है 0 2 1, फिर क्या है 2 0 3, नेक्स्ट अपना दिया है x 4 1 इक्वल टू 0 है। चलो पहले ही इक्वल टू 0 करके वो काम ये कह दिया कि आप चुपचाप जो भी मान आता है उसको 0 के बराबर करते चलना, x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम करते क्या है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है बताओ। ये कितने का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति, कितने स्तंभ, 1 2 3, इसे पंक्ति अवयव कहते हैं। इसमें ये अपना हो गया एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। बीच में देखो ये कितने का है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, ये है अपना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, पकड़े बात को। और वही यहाँ पे देखो एक पंक्ति कितने हैं, ढेर सारे, स्तंभ कितने, केवल एक, तो पहले पंक्ति लिखते हैं ना, 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, ऐसा है ना, तो ऑर्डर फिक्स हो गया सबका ऑर्डर। अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बोले भाई, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। इट मीन्स हम कहना क्या चाहते हैं भाई कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये ठीक ठीक ऐसा ही दिखेगा, जिसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ मिलेंगे, है ना। तो ऑर्डर पहले फिक्स, ऑर्डर क्या हो गया अपना फिक्स, और वो हो गया ऐसा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ऐसा ये लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा, बनेगा 1 क्रॉस 3 का ही। ऐसा क्यों भाई, देखो इसका 3 कैंसिल करो, इसका भी बीच में पहले वाला 3 कैंसिल करो, इसका पहला इसका लास्ट, 1 क्रॉस 3 मिला कि नहीं मिला, ऑर्डर फिक्स। नेक्स्ट में अपना दिया है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, चुपचाप देखने दो इसको, पिक्चर है ना, धारावाहिक, इसको चुपचाप देखने दो, इधर चलने दो धारावाहिक। कैसे करते हैं भाई, इस झरने को यहां से गिराते हैं, झरना एक ही है, यही झरना फिर यहां से गिरेगा और यही झरना फिर यहां से गिरेगा, और इसमें लिख दिया जाएगा एक लाइन से करके, x का 1 में मल्टीप्लाई x हो गया, अगला बढ़ो -5, दूसरा है तो इसका भी दूसरा लेना, प्लस करके -5 का गुणा करो 0 में गया, फिर -1 का 2 में गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा -2, डायरेक्ट लिखते हैं ना, ज़्यादा बढ़ा जाएगा, -5 का 0 में गुणा करेंगे 0, -1 का 2 में गुणा करेंगे -2, पहला काम हो गया। देखो तीनों से मल्टीप्लाई, दूसरे पे आते हैं ना, यही तीनों इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 0 से गया भाई, -5 का 2 से -10 हो जाएगा ना, देखना ध्यान से, -10 हो गया, -1 का 0 से गया 0, देखो x का 0 से, -5 का 2 से, 1 का 0 से गया। अब यही तीनों इस झरने से गिराओ, x का 2 से 2x, है ना, -5 का 1 से -5, अच्छा, -1 का 3 से
-3 बन गया अपना ऑर्डर का भाई। देखो सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई भी हो गए, लेकिन ये ऑर्डर अपना 1 क्रॉस 3 छोड़ा नहीं। यही फायदा होता है सॉल्व करते समय, कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा, आंसर सटीक आएगा। अच्छा, जो सॉल्व करना है इसमें कर लो। यहाँ बचा x-2, यहाँ बचा -10 और वहाँ 5 3 8, 2x-8, इसका मल्टीप्लाई करना है अब x4 1 में। अच्छा ये बताओ, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो नियम के हिसाब से इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला कट जाता है ना, तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितने का? 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। अरे वाह, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स रह ही नहीं गया। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता ही नहीं है, केवल एक अवयव होता है ए, है कि नहीं? तो वही फायदा करेगा भाई, केवल और केवल x बचेगा बराबर 0 है। देख रहे हो, हम आंसर सॉल्व करने से पहले आंसर ला दे रहे हैं, ठीक है? तो यही काम आपको भी करना है एग्जाम में, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप व्यू में। कम से कम इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो x-2 का x से मल्टीप्लाई, -10 का 4 से मल्टीप्लाई, तो -40 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है? -10 × 4 -40। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो एकदम आसान है, झरना गिरा रहे हैं, इसको इससे, पहले का पहले से, दूसरे को इसके दूसरे से, और तीसरे को इसके तीसरे से, गुणा करके पूरा एकदम सीरियल वाइज लिख दो। +2x -8 × 1 है ना, चलो बराबर कितना है? 0। पूरी की पूरी श्रृंखला की तरह दिख गई, मतलब श्रृंखला मतलब कह रहे एक बहुपद, या फिर कह सकते हैं हाँ बहुपद की तरह दिख रहा है। x से मल्टीप्लाई करो, x² -2x -40 +2x -8 बराबर 0। क्लियर? अच्छा, x² है, -2x + 2x गया क्या? ठीक है, -2x + 2x गया। यहाँ -40 और -8 कितना हो जाएगा? -48, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है? इधर बचा अपना x² और यहाँ बचा -48 बराबर 0, या फिर हम कह सकते हैं x² बराबर 48, या x बराबर क्या हो जाएगा? √, ±48, ठीक है? प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। और 48 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +-4√3, 4 चौके 16 या 48, ठीक है? तो ये हो गया अपना x का आंसर। बात समझ में आई? तो इतने प्रश्न आप सभी को समझ में आया ना? आव्यू में ये सारे बड़ी मजेदार प्रश्न है, मजा आता है पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, है ना, और करने में भी। जब बनने लगेगा तो मजा आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, AB ≠ BA। यही काम जो पीछे करना था, वही चीज प्रूफ करना है, ठीक है? AB ≠ BA, चलो इसे जल्दी से नोट कर लो, ये तो पूरा खिचड़ी पका दिए, है ना? जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर अगला प्रश्न पे चले। हो गया? अब देखो इस पे हमको AB = BA नहीं दिखाना है, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। क्या दिया है? A की वैल्यू, है ना, बस समझा देंगे, करना आप ही को इसको। 1 2 5 और आगे दिया है 3 4 और क्या 6। B = है आपका 4 0 और क्या 2 1 और 1 5। ये है हमको AB ≠ BA दिखाना है, ठीक? अच्छा देखो, सबसे पहली बात मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये सबसे पहली बात ये पकड़ना भाई, ये पिक्चर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। स्टार्ट होगा तो भूत आएगा। तो ये धारावाहिक में देखो
इसके कितने भी पंक्ति हैं, 1 और 2, स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, मतलब ये हो गया 2x3 का मैट्रिक्स। इस पे देखो भाई, ये पंक्ति है इसके 1 2 3 और स्तंभ है अपने 2, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? यहां से देखो, यहां से स्तंभ छोड़ते हैं और यहाँ की पंक्ति अगर सेम है तो काट दो। ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना कितने का मिलेगा मैट्रिक्स, 2x2 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम यहां से भी अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आता है तो तुरंत मारना कि नहीं है, सही है, ठीक है, ऐसे पकड़ सकते भाई, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, वही अगर बी ए करते हैं, बी ए है ना, तो बी ए करते समय ध्यान देना 2x3 है, यहाँ 3x2 है, तो बी ए में ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, तो पहले का दूसरा वाला छूटता है और बाद वाले का पहला ही छूट जाता है। तो इस बार ये कटेगा और इसका पहला कटेगा ना, पहला कटेगा, इस ये क्योंकि बाद में है, बी ए है। अब इसमें जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो देखो 3x3 का मिलेगा, है ना, क्या इक्वल है क्या? ए बी निकालोगे तो 2x2 का मैट्रिक्स और बी ए निकालोगे तो 3x3 का मैट्रिक्स, कभी इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो हम साफ साफ ऐसे नॉट इक्वल कह सकते हैं। हम तो डायरेक्टली बस एक ब्लूप्रिंट दिए आपको कि कैसे बनाना है, अगर बहुविकल्पी में आता है तो ये ट्रिक है, ऐसे मार देना सही। और अगर आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए आता है तो करना पड़ेगा, ए बी और बी ए निकालना और निकाल के रख देना, और इक्वल तो होना ही नहीं है, वो तो अभी बता दिए, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको आव्यूह के जो भी हम आपको दिए उसे सॉल्व करने हैं, और जो भी प्रश्न है देखो 1 2 और प्रश्न होगा। हाँ चलो, ये परिवर्त का है तो इसे हम लोग बाद में लेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।